नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं नया निजाम। आज के नया निजाम का संदर्भ है हमारा आपका बेशर्म भाग्य विधाता। बेशर्म भाग्य विधाता कहने में उमाशंकर को कहीं कोताही नहीं है और ना ही मैं कहीं से हेजिटेट करके ये शब्द बोल रहा हूँ, चूँकि इस तरह के भाग्य विधाता को हमने आपने मिलकर बनाया है और ये बेशर्म इसलिए भी हो गए कि इनको बड़े ही आसानी से हमने बेशर्म बनने दिया है। चौकीदार चोर है, गोडसे देशभक्त है, राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, मोदी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है, खुद को दलित बोलने वाली मायावती फेशियल कराती है, बाबर की औलाद को देश सौंपना चाहते हो, पीएम दुर्योधन नहीं जल्लाद है, बीजेपी नेताओं को 10-10 जूते मारो, अनारकली, खाकी, अंडरवियर, कंकर के लड्डू, लोकतंत्र का थप्पड़। ये तो सिर्फ एक वानगी है पिछले बार के आम चुनावों का। ये हमारे नेताओं जी के प्रभु बोल भी हैं। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन बयानों को देखने और सुनने के बाद यह बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि भारत की सियासत में भाषा की ऐसी गिरावट शायद पहले कभी नहीं देखी गई। ऊपर से नीचे तक सारे सड़क छाप नेताओं के भाषा बोले जा रहे हैं। इन चुनावों में राजनेताओं के हर भाषण में राजनीति और राजनीतिक विमर्श के पतन का नया कीर्तिमान पीछे भी रचा गया था और आज भी रचा जा रहा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि बहुत तरक्की कर लिया है ये आधुनिक संसार, पर मानव क्यों भूल गया अपना संस्कार। आज अभी अपने बिहार की सियासी गर्म हो चुकी है और नेताओं का जुबान भी बेशर्म हो गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, चुनावी माहौल, चुनावी मौसम, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद देख लीजिए कैसे कैसे दुत्कारे जाते हैं हम घर से बाहर, आप हर जगह, फिर भी हमें इन्हें अपना भाग विधाता बनाते ही रहते हैं। इन बेशर्मों को कहीं कोताही नहीं करते इनको भाग विधाता बनाने में। आप खुद सुन लीजिए। मुझे तो सिर्फ सवाल पूछने, आप उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहाँ है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी। ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो युवक है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? मेरे नज़र में कहीं गलत नहीं बोल रहे थे। अब अपने नेताजी, बेशर्म नेताजी को भी सुन लीजिए। हालांकि मैं सुशील कुमार मोदी के शब्दों को बेशर्म नेताजी इसलिए बोल रहा हूँ, सुशील कुमार मोदी को भी बेशर्म ही बोल रहा हूँ, चूँकि सुशील कुमार मोदी ने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में बोलने से पहले सोचा क्यों नहीं? आखिर कहाँ से उनको ये मजबूती मिलती है? आप खुद सुन लीजिए। बिहार का एक परंपरा रही कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में एक आनंद भी आता, अच्छा भी लगता, लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो इसलिए एक भाई ये जो पलायन है, इसको हम पलायन नहीं करते हैं। अगर 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई बाहर जाए तो गलत है वो। अब आपने तो इन्हें सुन लिया, अब देखिए तेज प्रताप जी ने क्या बोला था। फैला होगा कोरोना तुम्हारे यहाँ चमगादड़ से, हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जमातियों ने फैला रखा है। खैर ठीक ही है।
अब प्रज्ञा ठाकुर को भी सुन लीजिए। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। वाह रे वाह, क्या जिंदगी है भाई। अब इसमें कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाला था। कांग्रेस ने बोला शहीदों का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। वाह जी वाह। खैर, दिग्विजय सिंह, बड़बोले दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो भारतीय सेना और सेना बल को भी नहीं छोड़ा। उनका कहना यह है कि पुलवामा हमला एक दुर्घटना थी। खैर, पुलवामा शब्द आते ही प्रश्नवाचक चिन्ह तो आज भी भारत सरकार पर लग ही रही है, क्योंकि आज भी लोगों तक, जनमानस तक ये नहीं पता चल पाया है कि पुलवामा हमला हुआ कैसे। आखिर जहां प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स 24 घंटे में खोज लिया जाता है, फिर भी पुलवामा का हत्यारा आज तक नहीं मिला। खैर, अब आप गिरिराज सिंह जी को ही सुन लीजिए। जो वंदे मातरम नहीं कर सकते या मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। कौन होते हैं आप इस तरह के शब्दों को बोलने वाले? क्या है आपकी हैसियत? कौन होते हैं आप? आप सिर्फ एक सांसद हैं। आप मंत्री की गरिमा को भी नहीं समझ पाते हैं। गिरिराज बाबू, आप समझिए, आप एक संवेदनशील समाज नहीं दे पा रहे हैं। बेगूसराय की धरती ने आपको चुनकर भेजा है, लेकिन क्या दिया बेगूसराय को? आपने तो एम्स का वादा किया था, आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का वादा किया था। क्या आप पाकिस्तान जाएंगे? नहीं ना। खैर, बड़बोले हैं आप और बोली की ही कमाई खा रहे हैं आप। खैर, आपको याद ही होगा, गोमांस पर लालू प्रसाद ने एक बयान दिया था और बाबा रामदेव, खैर मैं बाबा रामदेव को गुरु रामदेव अब नहीं बोलता, चूँकि वो बाबा रामदेव से कहीं ऊपर एक बिजनेसमैन रामदेव हैं। उन्होंने लालू के बारे में कहा कि लालू कृष्ण नहीं, कंस के वंशज हैं। रामदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि लालू ने गोमांस को लेकर जो बयान दिया है, उससे यदुवंशियों को कलंकित किया है। ऐसा व्यक्ति जो कंस का ही वंशज हो सकता है। बिहार की जनता चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। ये तो पिछले चुनाव की बातें हैं। खैर, अब कांग्रेस का दिग्विजय बाबू फिर से आ गए और वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने लालू के पक्ष में ट्वीट करते हुए कहा था कि लालू जी कृष्ण के वंशज हैं। भाजपा उन पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते ही रहते हैं। अब आप देखें, गृह मंत्री अमित शाह जी कितने शालीन हैं। उन्होंने भी लालू यादव के बारे में जो बयान दिया था उसको आप देख लें। आज का बिहार चारा चोर लालू यादव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश के शासन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी अपमान होता था। समझ गए आप? समझिए इन चीज़ों को। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद लालू कहाँ बैठने वाले थे? ये पिछले विधानसभा के इलेक्शन के समय की बातें कर रहा हूँ मैं। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार करते हुए नरभक्षी करार कर दिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे के दौरान अमित शाह ने नरभक्षी की भूमिका निभाई थी। नरभक्षी के बिहार में घूमने का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम अमित शाह बीजेपी और प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि अमित शाह गुजरात के दंगों के समय में कौन कौन सी धाराओं में गिरफ्तार हुए थे। ओ भाई जी, ये है राजनीति। खैर, याद होगा आपको दादरी मामला। दादरी मामले के बहाने भी नेताओं ने एक दूसरे पर काफ़ी निशाना साधा था। दादरी मसले पर लालू यादव के बयान पर सुशील कुमार मोदी, समझ रहे हैं ना मैं किस सुशील कुमार मोदी की बात कर रहा हूँ? ये 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री जो सदा 2 नंबर के लिए ही लड़ते हैं। 1 नंबर का नसीब नहीं होता। ये सिर्फ बीजेपी में 1 नंबर में है और 1 नंबर होने के कारण ही आज बीजेपी का गला घोटा जा रहा है। खैर, ये गला घोट मोदी ने कहा था कि लालू वोट के लिए गौमांस भी खा सकते हैं। सुशील मोदी ने तो लालू के उस बयान का पलटवार भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोग मांस नहीं खाते हैं, हिंदू भी बीफ खाते हैं। बताइए, नहीं खाते हैं? क्या मांस खाने वाला गाय, बकरा, मुर्गा नहीं देखता है? खैर, मोदी जी आपकी बानी ही अलग है। खैर,
निश्चय यह नियति का निर्लज परिहास है, जब कट गया है पंख तब मिल रहा आकाश है। जी, विधानसभा चुनाव के दहलीज पर आप सोचिए ज़रूर, हमें भी सोचने की ज़रूरत है। स्वार्थ की गलियों में मिलता अब कहाँ कनक का ढेला है। कनक का ढेला, मौका है कनक का ढेला बनने का। तो क्यों नहीं 2020 के इस आम चुनाव में आप इन सारी चीज़ों को याद कर वोट करते हैं। खैर, आगे देखते हैं। इन खेल में हम मीडिया वाले भी कहाँ पीछे थे। मैं मीडिया वाले के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि कैमरों की चकाचौंध और पल पल की कवरेज करने वाली मीडिया, या कहें सोशल मीडिया की मौजूदगी के बावजूद हमारे चुनावी अभियानों से गंभीरता गायब हो रही है। जनता से जुड़े मुद्दे तो कहीं है ही नहीं। दरअसल राजनीति जिसे देश और प्रदेश चलाना होता है और देश और प्रदेश को रास्ता दिखाना होता है, वो खुद ही भटकाव का शिकार है। हमारे नेता बार बार यह भूल जाते हैं कि उनका काम सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, देश और प्रदेश को और बेहतर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। कैसे समझेंगे ये जिम्मेदारी? क्या आपने जिम्मेदार लोगों को चुना है? क्या था पैमाना आपका चुनने का? ये है आपके जिम्मेदार नेता? खैर, बिहारी खबर और मीडिया हाउस के जैसा नज़र झुका के बात नहीं करेगा, ना ही नज़र उठा के बात करेगा। हम तो नज़र मिलाकर बात करेंगे। इसलिए बिहार वासियों, समय सही है, आप अपने वोट का सही उपयोग करें। याद रखें, आपको अपनी जितनी ज़िंदगी जीनी थी उसमें आपने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली है और जी भी रहे हैं। लेकिन इस बार का वोट, इस बार का विधानसभा चुनाव आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए हो रहा है। आप अपने बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में बिल्कुल ना सोचें। जब आप वोट करने जा रहे हैं और जिसमें आप वोट का बटन, ईवीएम का बटन दबाने वाले होंगे, तो आप अपने बच्चों के तस्वीर को चेहरे के सामने लाएंगे। आप उनके भविष्य निर्माता बनने जा रहे हैं। आप एक नया निजाम बनाने जा रहे हैं जो आपके बच्चों का भविष्य को पैदा करेगा। इसलिए नया निजाम बनाने से पहले बच्चों के चेहरे को जरूर देखें। मैं आज भी निवेदन करता हूं कि वोट करने से पहले आप ना तो जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना कद्दावर देखेंगे, ना माफिया देखेंगे, ना नोट देखेंगे, ना 500 का नोट देखेंगे, ना दारू देखेंगे, ना 2000 का नोट देखेंगे, ना तो किसान के नाम पर प्रोपगंडा देखेंगे, ना ही आपको दिए जा रहे चूड़ा दही की बातें सोचेंगे। आप सोचेंगे भविष्य के बारे में, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। इसलिए इस बार के नया निजाम चुनने से पहले बिहार वासियों सतर्क हो जाओ। आपके हाथों में ही है सब कुछ। आज के लिए इतना ही। इस नया निजाम को एक अलग रूप से देखें आप। ये नया निजाम नहीं, वरन आई ओपनर है। उमाशंकर आपको इस तरह की खबरें लाता रहेगा। आप हमें मजबूत करिए। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यही हमारी मजबूती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।